लास्ट में निकल हुआ था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। उसी में आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √8 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो √8 होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। शुरुआत करते हैं उसी तरीके से कंट्राडिक्शन मानते हुए √8 को रेशनल यानी परिमेय संख्या मानेंगे और चलते चलते कहीं पर दिखाएंगे कि कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास मिल रहा है जो हमें √8 को यानी √8 को हमें इरेशनल यानी अपरिमेय की तरफ लेकर के जाएगा। शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन। लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है तो, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल √8 is rational, √8 is rational। माना अगर संभव है तो √8 एक रेशनल, एक परिमेय संख्या, और अगर √8 रेशनल नंबर है तो हर रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। अप्लाई करते हैं इसे। देन as previous यानी पुराने वाले √2 की तरह, then as previous √8 can be written as P/Q form where जहां पर Q does not equal to 0 and P, Q have no common factor, have no common factor, कॉमन फैक्टर। ठीक, दोनों साइड का स्क्वायर करते, स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट P²/Q² इज इक्वल टू 8। ये मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट P/Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी P/Q एक नंबर है जिसका होल स्क्वायर करते ही हमको 8 मिल गया। अब एक सोचने की बात है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 मिलता है, लेकिन 2 के बाद जस्ट अगला नंबर 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 के बाद और कुछ नहीं, सीधे हमको 9 मिलता है। यानी वो नंबर 2 जिसका स्क्वायर करते ही 4 मिला और इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर 3 जिसका स्क्वायर करते 9 मिला, 8 नहीं मिला। यानी 8 वो नंबर जिसका स्क्वायर करते ही 8 मिल रहा होगा वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। इसी बात पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट P/Q यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 8 मिला वो 3 से पहले, सॉरी 2 के बाद और 3 से पहले होगा, 2 के बाद और 3 से पहले होगा। यानी P/Q ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। नंबर लाइन पर इनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है। ये नंबर लाइन पर यहाँ कहीं पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करते ही आपको 4 मिलता है, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर करने पर आपको 9 मिलता है। तो जब 2 का स्क्वायर किए तो सोचो 2 का स्क्वायर करने पर 3 से आगे यहाँ पर गिरते हैं 4, और 3 का स्क्वायर किए तो कहीं आगे गिरते हैं यहाँ पर 9 पर। हमें चाहिए 8 यानी 9 के भी पहले, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर यहाँ कहीं पर आएंगे 8 पर। यानी ये नंबर P/Q जिसका स्क्वायर करने पर 8 पर गिरे, ये 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो गया। तो P/Q ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 ये मिला। अब चूंकि P और Q दो के दोनों पॉजिटिव हैं तो Q से पूरे में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है दिस इंप्लाइज दैट पूरे में Q का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2Q कन्फर्मली लेस देन P, क्योंकि Q से मल्टीप्लाई करते Q से Q कैंसिल आउट हुआ एंड दिस इज कन्फर्मली लेस देन 3Q। अब अगला पूरे में 2Q सब्सट्रैक्ट करो, दिस इंप्लाइज दैट 2Q माइनस 2Q कन्फर्मली लेस देन P माइनस 2Q लेस देन 3Q minus 2Q। This implies that 2Q minus 2Q that is equal to 0. This is less than P minus 2Q and this is less than 3Q में से 2Q कैंसिल आउट होगा, केवल बचेगा Q। यानी P minus 2Q। अब इसमें गौर करना, P इंटीजर Q इंटीजर, तो Q में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर है, और ये वो इंटीजर है जो 0 से बड़ा है और Q से छोटा। जो भी चीज़ 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है
यानी p माइनस 2q इज एन इंटीजर कन्फर्मली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन q। यहाँ लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट p माइनस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर and less than q। p माइनस 2q एक पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन है q से। फिर अगला काम आगे बढ़ाते हैं। अब फिर अगली बात को करना, p अपॉन q ये 2 से बड़ा 3 से छोटा है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर की लाइन पर ये इंटीजर 2 है और इसके जस्ट बाद का इंटीजर कुछ है तो 3, तो इसके बीच में यहाँ जितने भी नंबर बैठेंगे वो सारे के सारे नॉन इंटीजर होंगे। तो ये हो गया नॉन इंटीजर, और p माइनस 2q वो इंटीजर जो q से कम है। तो इसका मतलब नॉन इंटीजर और इंटीजर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको नॉन इंटीजर मिलेगा। इस बात को लिखते हैं since p upon q is not an integer, so p upon q into p minus 2q। फिर वापस दोहरा रहे हैं, p अपॉन q इंटीजर नहीं है और p माइनस 2q वो इंटीजर है जो q से कम रहता है। इसका मतलब p अपॉन q और p माइनस 2q यानी इस नॉन इंटीजर और इस इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक नॉन इंटीजर ही होगा। यानी सो p अपॉन q इंटू p माइनस 2q इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। अब इस बात पर तुम लोग घेरा ना मानना, हम ऐसे ही घेरा मारते हैं। इस बात पर निगाह जमा करके रखना। एक तर्क मिला कि p अपॉन q इंटू p माइनस 2q ये इंटीजर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। चलो फिर अगली बात करते हैं। अगेन अब हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या करेंगे, यही दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा p अपॉन q इंटू p दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q। यह है अच्छा, माइनस q से q कैंसिल आउट किया, माइनस 2 p स्क्वायर अपॉन q माइनस 2। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2p होना चाहिए, ये p स्क्वायर अपॉन q माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ हम डाल देते हैं p स्क्वायर अपॉन q है, इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं कुछ इस तरीके से, ये हम लिख देते हैं p अपॉन q इंटू p माइनस 2q इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है p स्क्वायर अपॉन q मल्टीप्लाई किए माइनस q से q कैंसिल आउट हुआ 2p, और इसी को फिर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ p अपॉन q इंटू p माइनस 2q इज इक्वल टू, इसको वापस उसी हिस्से को देखना, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इंटू q, ये लिख दिया। जो p स्क्वायर अपॉन q था तो नीचे q स्क्वायर करके ऊपर q का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 2p। अब अपने को p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इसकी वैल्यू हमको पता है, याद हो तो p अपॉन q इज इक्वल टू रूट 8, तो स्क्वायर करो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिला था, यानी ये हो गया दिस इज इक्वल टू 8q माइनस 2p। फिर सोचना p इंटीजर 2p इंटीजर, यानी ये जो क्वांटिटी नजर आ रही है ये क्वांटिटी है इंटीजर यानी पूर्णांक। अगला q इंटीजर 8 से मल्टीप्लाई किया तब पर भी बना रहा कौन, इंटीजर। अच्छा इंटीजर माइनस इंटीजर दैट इज अगेन इंटीजर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू इंटीजर। अब दूसरी बात इस पर नहीं बताना, ये जो सामने आ रही है, एक बार जब हमने इसे कैलकुलेट किया p अपॉन q इंटू p माइनस 2q
तो वो कौन आता है? नॉन इंटीजर। और जबकि जब दोबारा हम इसी को कैलकुलेट करें इस तरीके से तो यही चीज़ क्या मिलती है? इंटीजर। ये दोनों विरोधाभास बातें हैं। कोई एक दिया गया नंबर या तो एक बार में इंटीजर होगा या तो इंटीजर नहीं होगा, वो दोनों नेचर नहीं रख सकता। जबकि p/q p-2q एक बार अपने आप को इंटीजर डिक्लेयर करने से रोक दिया और दूसरी बार उसने अपने आप को इंटीजर कह दिया। ये दोनों बातें एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है और ये उल्टी सीधी बात आपको इसलिए मिल रही है कि आपने शुरू में ही गलती कर दी √8 को रेशनल नंबर कह करके। इसका मतलब हमारा मानना गलत था, √8 रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल होगा। लिखना इस बात को, विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक, सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, इसलिए हमारी अवधारणा यानी √8 को रेशनल मानना गलत है। सो आवर एजम्पशंस, our assumption is wrong, and √8 is an irrational number. √8 is an irrational number और √8 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होती है। नोट लिख लो फटाफट। अगला निवेदन, प्रूव दैट √3 इज नॉट रेशनल। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर वही उल्टी बात, कंट्राडिक्शन। ये इतना सब कुछ करने का मतलब एक बात दिमाग में रखो और इस बात के ऊपर ध्यान दो कि जब शुरू में √2 लिए तो यहाँ अंदर में प्राइम लिया, अगला जब दिखाए तो √8 लिया तो अंदर में कंपोजिट नंबर लिया। कंपोजिट नंबर वो प्राइम के लिए कहा जाता है अगर कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो उसके सिर्फ दो डिवाइजर होंगे, एक तो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा। जबकि अगर किसी कंपोजिट नंबर की बात करो तो उसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा होंगे निश्चित तौर पर। जैसे 8 की बात करो, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होता है, 8 खुद से डिवाइड होता है। तो 3 लोग तो ऐसे ही चलते हैं, 2 से तो ज़्यादा हो गए। ये हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव में जैसे 3 प्राइम नंबर है तो अब देखना -3 को लिया, ये कितने से डिवाइड होगा, या ऐसे ही सब शामिल कर रहे हैं। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, -3 से डिवाइड होगा, इनको भी शामिल किया। इसीलिए प्राइम की डेफिनेशन देते वक्त पॉजिटिव नंबर वाले हिस्से को ले लेते हैं कि कोई नंबर प्राइम बनेगा अगर इसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर हों, पहला तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद हो जाए तो उसको प्राइम बोलते हैं। तो पहली बार जब हमने प्रूफ किया √2 इज एन इरेशनल तो अंदर में प्राइम रखा, दोबारा प्रूफ किया √8 इज एन इरेशनल अंदर में कंपोजिट रखा, अब की देखो फिर अंदर में प्राइम नंबर रखा है और फिर वापस इसका वाला मेथड लगाएंगे। यानी जिस वक्त अंदर में प्राइम बैठेगा उस वक्त पहला मेथड अप्लाई होगा, जिस वक्त अंदर में कंपोजिट बैठेगा उस वक्त अभी जो ये p-2q वाला फॉर्म तैयार किए थे ये वाला मेथड लगेगा। शुरुआत करते हैं √3 को इरेशनल प्रूफ करने की। लेट इफ पॉसिबल सॉल्यूशन, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल √3 इज रेशनल, √3 इज रेशनल। माना अगर संभव है तो ऐसा मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल है तो इसको फिर से एक बार p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट √3 कैन बी रिटन एज p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों इंटीजर रहेंगे, चाहे तो आगे लिख लेना p and q बोथ आर इंटीजर, where q does not equal to 0 and p, q have no factor in common, have no factor in common। ठीक, ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, इस बात का ख्याल रखना। चलो रूट हटाते हैं, पुराने तरीके पे आते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि p² अपॉन q² इज इक्वल टू
3, ये बन गया। p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 करते हैं, फिर q स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इसका मतलब हमको मिल जाता है दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये और इस पूरे को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। जो बातें अब तक सामने आई हैं, अब इसमें एक चीज गौर करो, q इंटीजर है, q स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होगा, यानी 3q स्क्वायर ये बात कहता है कि यहाँ पर 3 एक फैक्टर के तौर पर शामिल हो चुका है। लिखना है इस बात को, सिंस q बिलोंग टू द इंटीजर सेट z, क्योंकि हम देखते हैं कि q हमारा इंटीजर के सेट z में बिलोंग करता है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 3q स्क्वायर आल्सो बिलोंग टू द इंटीजर सेट z, ये भी इंटीजर के सेट z में बिलोंग करेगा, ठीक। और उस इंटीजर के सेट z में बिलोंग करने के साथ साथ एक और बात जो सामने आती है वो ये है, एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, जब कहा जाता है 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि q स्क्वायर के टुकड़े करने पर उसमें 3 शामिल होगा। जैसे हम कहें 6 को हम तोड़े 3 इंटू 2 में, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 एक टुकड़ा है किसका, 6 का। हर मिस्टेक है ये 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3q स्क्वायर। हाँ, इस बात को समझो, जो लोग इसे नहीं जानते, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में जिस वक्त डिवीजन एल्गोरिथम या डिविजिबिलिटी पढ़ाई जा रही थी, डिविजिबिलिटी में पढ़ाए जाने में ये बात आती है कि अगर कोई नंबर स्मॉल a किसी दूसरे नंबर b का फैक्टर बनता है, तो इसका मतलब a से b में पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे अभी लिखे थे ना, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 के टुकड़े किए गए तो उस टुकड़े में 2 लोग शामिल हुए, 2 भी शामिल हुआ और 3 भी, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 वो है जो कि 6 का एक टुकड़ा है, यानी 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यानी 3 इज द डिवाइजर ऑफ 6। तो जब कोई नंबर किसी के फैक्टर में शामिल हो जाता है, तो वो नंबर उस दिए गए नंबर को जिसके फैक्टर में वो शामिल हुआ है उसको पूरा डिवाइड करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर हमें तुम्हारे घर का बंटवारा कराना हो, तो निश्चित तौर पर हमको तुम्हारे घर में शामिल होना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आपको उस नंबर के फैक्टर में शामिल होना पड़ेगा। यानी इफ 8 is the divisor of 64, it means that 8 is a factor of 64, 8 64 के हिस्सेदारी में शामिल होगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ देखें तो ये लिखा है 3q स्क्वायर, अपने को पता है कि अगर हम 3q स्क्वायर में 3 से डिवाइड लगाएं तो ये डिवाइड लग जाएगा, यानी 3 is a factor of 3q स्क्वायर, यही लिखा गया 3 is a factor of 3q स्क्वायर। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3q स्क्वायर, ये एक बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये कि ऊपर जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर में जिस वक्त 3 से डिवाइड लग रहा है उस वक्त रिजल्ट कितना मिल रहा है, q स्क्वायर मिल रहा है। यानी 3 वो नंबर है जो p स्क्वायर को पूरा डिवाइड करके इंटीजर q स्क्वायर दे रहा है। अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। फिर गौर करना, इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, अगर 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो कंफर्म है 3 p का भी फैक्टर रहा ही होगा, यानी 3 is also factor of p। अगर 3 ने p स्क्वायर को काटा तो तय बात है कि 3 p को भी काट रहा होगा। ये डिविजिबिलिटी में पढ़ा जाता है, ये सारी बातें उधर की हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 is also a factor of p। फिर वापस देखना 3q स्क्वायर में देखना, 3q स्क्वायर में 3 से डिवाइड लग जाता है, यानी 3 is a factor of 3q स्क्वायर। 3
3 इज अ फैक्टर ऑफ 3q स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 3q स्क्वायर जो रहा वो 3 के मल्टीपल में शामिल रहा होगा। अब यहाँ से एक इशारा मिलता है, अगर हम 3 को शामिल कर दिए p के फैक्टर में और 3 को शामिल कर लिए गए q के फैक्टर में, तो ये एक विरोधाभास होगा, क्योंकि अभी भी हम कह चुके हैं p और q में कोई फैक्टर कॉमन होने वाला नहीं है। जबकि अगर हम ये कह दिए ना 3 शामिल है p के फैक्टर में, 3 ही शामिल है q के फैक्टर में, तो p और q में एक फैक्टर कॉमन हो चुका है और ये बातें अपोजिट हो जाएंगी इसको रेशनल नंबर बनने के लिए। इसी से शुरुआत कर रहे हैं। इज अ फैक्टर ऑफ 3q स्क्वायर। इसके बाद अगली लाइन लिखना है इसमें, आल्सो फ्रॉम 1, या सीधे लिखो ना फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 एक टुकड़ा है किसका, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अच्छा, अगर 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ p इटसेल्फ। ये पहली बात है, इसको अपनी पॉकेट में रख करके चलेंगे। 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये जो बातें लिखी जाती है 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, इसको कई जगह पर ना ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि दैट इज 3 इज द डिवाइजर ऑफ p। 3 वो संख्या है जो p को पूरा पूरा काट देती है। इसका मतलब ये हुआ, आप समझना, दिस इंप्लाइज दैट कि जिस वक्त p में 3 से डिवाइड लगाया जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, तो हमको कोई ना कोई इंटीजर m मिलेगा। और अगर ये इंटीजर m मिला तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p बराबर 3 इंटू m। अभी भी वही बात है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p के 2 टुकड़े हैं, 3 गुणे m और उसमें से एक टुकड़ा कौन है, 3, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये दोनों साइड का स्क्वायर होगा, दोनों साइड का स्क्वायर लगाएंगे तो हमको मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 9m स्क्वायर। ये मिल गया। लेकिन गौर करना, p स्क्वायर बराबर कितना है, 3q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करो, p स्क्वायर की वैल्यू रखो। दिस इंप्लाइज दैट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। लो 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट हमें मिल गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। फिर गौर करो कि q स्क्वायर के फैक्टर में 3 शामिल है, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर का मतलब हुआ 3 इज अ फैक्टर ऑफ q आल्सो, यानी दिस इंप्लाइज दैट 3 is a factor of q स्क्वायर। अब q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का भी होगा, यानी 3 is a factor of q। अब एक बात ये पकड़ लो दिमाग में, ये गौर करो साइड बाय साइड, 3 is a factor of p एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, मतलब 3 वो हिस्सा है जो p और q दोनों पर शामिल हो चुका है। जबकि हम कह चुके हैं p और q हैव द नो फैक्टर इन कॉमन, क्योंकि रेशनल नंबर जब आप इस तरह p बाई q में लिखते हो तो इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ये दोनों बातें विरोधाभास हैं इस पहली वाली बात के। इसका मतलब ये सारी गलती तब हुई जब हमने √3 को एक इरेशनल नंबर, सॉरी √3 को हमने रेशनल मान लिया। इसका मतलब √3 रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर होगा। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट p एंड q बोथ हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। दिस इंप्लाइज दैट p and q both have 3 as a common factor, which is a contradiction, ये विरोधाभास है। किस बात का? ये बात जो हमने सबसे पहले ही लिखी
कि P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, विच इज अ कंट्राडिक्शन, और ये विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने assumptions ही गलत माना था। So our assumptions is wrong, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। So our assumption is wrong, तो सही क्या है? ठीक, hence सही ये है √3 is an irrational number, √3 एक इरेशनल नंबर होता है। नोट करो इसे। अगला लिखना, अगले में कुछ नहीं, बस इसी को बदल देंगे। प्रूव दैट √12 is not rational, ठीक, बस ये इस पर लास्ट होगा। इसके बाद और जो होते हैं एक और करवाएंगे √2 + √3, और उसको करवाने के बाद फिर हम रियल के उस हिस्से में एंट्री करेंगे जो हिस्सा हमारे लिए सबसे मेन है। जरूरत इन सब की भी है, आपको ये सब भी पता होना चाहिए, क्योंकि रियल में पैर रखने का मतलब आप रियल के पुर्जे से एक एक जानकारी निकाल दो कि रियल में क्या क्या हो सकता है, क्या करें, ये सारी चीज़ें मदद करने वाली हैं। देखो जैसे √12 को इरेशनल लिखा है ना, √3 का इरेशनल होना √12 को इरेशनल बना देता है। देखना कैसे, प्रूफ देखना इसका। वही उल्टी बात, इसको मानो कि ये एक रेशनल नंबर है, हमें साबित करना है कि ये रेशनल नहीं है, हम उल्टा मानो। सॉल्यूशन, लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है तो, लेट इफ पॉसिबल √12 is rational, √12 is rational, और अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब अब हम सीधे लिख सकते हैं दिस implies that √12 is written as P/Q for, ठीक, ये लिखा जा सकता है। अब हम आगे ये नहीं लिख रहे Q does not equal to 0, या लिख ही दे रहे हैं Q does not equal to 0 and P/Q have no factor in common, have no factor in common, ये आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस implies that, अब सुनो, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 2√3 is equal to P/Q, ये लिखा जा सकता है। √12 को तोड़ दिया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक, इसका मतलब ये हुआ इज रेशनल, ये एक रेशनल नंबर होगा, यानी दिस implies that √3 को बचाओ और 2 को इधर भेजो, √3 is equal to P/2Q is rational, और गड़बड़ी देखो, अब ये भी प्रूफ करके आए हैं √3 रेशनल नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये सारी बात गलत हो चुकी है, बट √3 is irrational, so इसलिए सही क्या है, √12 भी कैसा होगा, इरेशनल, so √12 must be irrational, ये √3 के इरेशनल होने की वजह से √12 को इरेशनल प्रूफ कर दिया गया। नोट कर लो इसे। एक हम तुम लोगों के जिम्मे एक होमवर्क कह सकते हो दे रहे हैं, तुम लोगों को प्रूफ करना है √10 ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये तुम लोगों को प्रूफ करना है। बाकी बातें दूसरे वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।